अथर्व ग्रुप प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित अथर्व चषक 2015 का भव्य आयोजन बुआ सावली मैदान कुरार विलेज मलाडपुर में भव्य कबड्डी स्पर्धा के माध्यम से किया गया है। 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जनता का भव्य प्रतिसाद देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में उत्तर भारतीय युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष और डिंडोसी से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी मोहित कंबोज द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अथर्व ग्रुप को बधाई देता हूँ और हमारा पूरा उनको सपोर्ट है कि जिस हिसाब से आज की यंग जनरेशन में लड़कियां ये कबड्डी में आगे आ रही है खेलने के लिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और जो भी उनकी मदद करनी चाहिए कि वो इस खेल को डेवलप कर सके, तो हम लोग उनके साथ हैं। देखिए प्रोग्राम को उनके आज महिलाओं को आज जिस हिसाब से लड़कियां हैं, यंग जनरेशन है, आज कबड्डी जैसे या टेनिस हो या बैडमिंटन हो, जितने क्षेत्र में आज चाहे स्पॉन्सरशिप हो गया, उनके घर से उनको आज जिस बात बाहर आने का मौका नहीं मिलता है, वो उनको मौका मिलना चाहिए। तो चाहे काउंसलिंग के रूप में हो या किसी भी तरीके से हम प्रोत्साहन देते हैं, साथ में रहते हैं कि उनको आज मौका मिले, उनके अंदर टैलेंट है वो बाहर निकल के आए और उसका वो उपयोग कर सके। आज देश के अंदर बीजेपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी अभी कानून है या अभी कानून में संशोधन भी हुआ अभी पीछे कुछ 2 दिन पहले राज्यसभा में, वो बहुत जरूरी है और जो लोग भी गलत मानसिकता की नजर से यहाँ रहते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्व नगर सेविका सुचित्रा नाइक भी उपस्थित थी। अभी लड़कियां किसी भी चीज में कमी पीछे नहीं है। आप देख रहे हैं अभी मिलिट्री में जाओ, कहाँ भी जाओ, लड़कियां आगे ही है। पढ़ाई में जाओ तो लड़कियां ही आगे है। आप तो देख रही है। तो इसमें तो क्या है, ये तो पहले हम लोग सोचते थे, पहले तो दही हंडी भी महिला नहीं खेलती थी, अभी महिलाओं की दही हंडी की पता कितनी हो गई है। वैसे ही एक कबड्डी मुझे मालूम है, जब मैं स्कूल में थी तो मैं चैंपियन थी। तो कबड्डी हो गया तो सब जन एकदम दिमाग से थे। अभी लगता है कि क्रिकेट एक ही खेल है, लेकिन नहीं, ये जो पारंपरिक अपने जो इस मिट्टी के खेल है वो भी आगे बढ़ रहे हैं और उसमें महिला भी आगे बढ़ रही है। और वो ग्रुप बहुत सालों से एक कबड्डी का स्पर्धा लेती है। पहले तो वो जेंट्स का ही रहता था, लेकिन अभी अथर्व ग्रुप ने ये लेडीज का भी कबड्डी का सामना लेना चालू किया और एक आनंदवाड़ी में एक अच्छा ग्रुप है जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। किसी भी, चाहे कबड्डी हो, शैक्षणिक कार्य हो या कोई सांस्कृतिक हो, हर चीज में वो आगे रहते हैं और बहुत अच्छे लड़के हैं। डिंडोसी विधानसभा के भाजपा उपाध्यक्ष एडवोकेट विकास सिंह गौर ने जानकारी दी। आज अभी ये जो 4 दिन चलने वाला प्रोग्राम है 27, 28, 24, 25, 26, 27 को चलेगा। उसमें हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ तक है कि हम 10,000 बुक्स बांट रहे हैं गरजू बच्चों को। उसके बाद में जीजा माता स्कूल के अंदर एक कैंसर पेशेंट है, उसको भी कुछ अनुदान दिया जाएगा और इसी के हिसाब से हम यहाँ पे जितने भी प्लेयर आ रहे हैं उनके लिए कुछ न कुछ करके देंगे। अथर्व ग्रुप प्रतिष्ठान के सचिव संकेत नलावड़े ने संस्था के कार्यों पर प्रकाश डाला। ये कबड्डी हम 2007 से रख रहे हैं। महाराष्ट्र के मिट्टी का खेल है ये। मराठी लोग इस खेल को बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं और ये खेल बहुत टाइम से बहुत मुंबई में कम दिखाई दे रहा था। तो मोहित कंबोज जी हमारे पीछे खड़े रह के ये खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहन दिया है उन्होंने हमको। लास्ट टाइम तो हमारे यहाँ पे इंडियन टीम जो वर्ल्ड कप मारी थी वो टीम हम लोग यहाँ पे खेल के गई और उनका गेम देख के हमको ऐसे लग रहा था कि लड़कियां कहीं पे कम है नहीं। माटुंगा से है, कोई बोरोली से है, कोई सेंटाक्रूज से, चेंबूर से है। इस प्रकार के स्पर्धा आयोजन से जहां खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं अच्छे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर कुरार का नाम रोशन करेंगे, ऐसा आम जनता का विचार है। कैमरामैन विनोद राजपूत के साथ शालिनी सिंह, टाइम न्यूज, मुंबई। आए हैं कि भाई विधानसभा प्रेसिडेंट के अंदर में उनके यानी बायलॉज के अंदर में लिखा हुआ है कि भाई किन्नरों के लिए राजनीतिक, सोशल क्रेडिट और हर चीज़ के लिए जो भी इनकी मांग है वो मिलनी चाहिए करके। तो हमने ये मांग लेकर यहाँ तक लगाया है कि जो MLC है, विधान परिषद मेंबर्स, उसके अंदर में किन्नरों को 1 सीट आरक्षण होना चाहिए और जो लोक परिषद मेंबर्स है उसके अंदर में भी किन्नरों को 1 सीट आरक्षण मिलना चाहिए। और क्या बोलते हैं, हर क्षेत्र के अंदर में स्टेट से एक किन्नरों को सीट आरक्षण मिलनी चाहिए जो कि अपने किन्नरों को लेकर वहाँ पर
उनके विकास के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, उनके आवास योजनाओं के बारे में, शौचालय के बारे में, जो भी छोटे मोटे मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो मुद्दे लेकर खुद वहाँ पर अपनी आवाज़ रख सके और जो वहाँ पर संविधान और विधान परिषद के अंदर में मांग कर सके। ये तो फिर हम दिल्ली के अंदर में बहुत बड़ा जंतर मंतर मैदान के अंदर में आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन इतना हाईलाइट करेंगे कि पूरे देश भर के 1.5 करोड़ किन्नरों को बुलवा कर वहाँ पर इतने जबरदस्त मोर्चा आंदोलन करेंगे और वहाँ अनशन में भूखे प्यासे बैठकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि मांग देना ही पड़ेगा। अगर इन्होंने मांग नहीं दिया तो नालसा जजमेंट का उल्लंघन होगा और अगर उल्लंघन हुआ तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूंगी इनको ऊपर में केस, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के बाद में केस करने के बाद में फिर इनको खुद ब खुद वहाँ माफी मांगने के लिए आना पड़ेगा। और कोर्ट का पालन बोले तो संविधान का पालन है और कोर्ट का अपमान बोले तो संविधान का अपमान। अगर संविधान का इन्होंने अपमान किया तो इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर मैं खींच कर इनको माफी मंगवाने के लिए कोर्ट के अंदर में खींच कर लेकर आऊंगी। अभी आप लोग के द्वारा कितने लोग सीएम के पास जाएंगे और आवेदन देंगे? अभी हम लोग 5 लोग जाने वाले हैं और हम लोगों ने मुद्दा ये भी रखा है कि जो बाल कन्या जो है वो बाल कन्याओं के ऊपर में जो रेप होता है तो उसके ऊपर में फांसी अलाउट होना चाहिए, महिलाओं के ऊपर में जो रेप होता है उसके ऊपर में फांसी अलाउट होना चाहिए, और जो 20-25 साल से झोपड़पट्टी 30 साल से बसे हुए हैं उनको मालिकाना हक का पट्टा मिलना चाहिए। अगर वो सरकारी जगह है तो सरकार को भी तो हम चुनकर लेकर आते हैं। जब 5 साल हम एक जगह में रहते हैं तो सरकार हमें आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, हमारे हर सुविधाओं के कार्ड बनाकर देता है और वो हमें देश का नागरिक घोषित करता है। तो फिर हम 20-30 साल से 40 साल से झोपड़पट्टियों में रह रहे तो फिर वो हमें नागरिक घोषित क्यों नहीं करता है? वो हमें उखाड़ के क्यों फेंक देता है? हाँ, उनको उनका मकान मिलना चाहिए और कॉलेज के अंदर में किन्नरों के लिए पढ़ाई के लिए हर सीट एक आरक्षण होना चाहिए और DRM के अंदर में भी एक सीट आरक्षण होना चाहिए। नागपुर शहर में शीत क्षेत्र के टाइम पे 8 दिन से यहाँ पे आंदोलन करते हुए जो माना जाता है मुंबई माया नगरी से आए हुए यहाँ पे आंदोलन, इनसे हम बात करना चाहेंगे आखिर इनके साथ में क्या हुआ। मेरा नाम माया GR चटोले और मैं गणेश मूर्ति नगर में रहती हूँ। बम्बई में कुलाबा कॉर्पोरेट गणेश मूर्ति नगर भाग नंबर 3 गली नंबर 3 में रहती हूँ। आपके साथ में ऐसा क्या हुआ जो आपको आंदोलन करने की जरूरत पड़ी? हमारे 2008 में घर तोड़ दिए सुधाकर मोरे साहब डिप्टी कलेक्टर जी ने, BMC द्वारा घर तोड़ दिया। हमारे घर तो तोड़े थे 300-400, लेकिन बाकी लोगों को उन्होंने जगह बांट के दिया था और हमें बोल दिया। जब हम बोले साहब हमें जगह कब दोगे, तो बोले आज तो 5:30 बज गए, मैं कल आके तुम्हें जगह दूंगा। वो कल आज तक नहीं आया। उनके बाद हम सोनिया गांधी जी के पास गए, उनके कार्यालय से भी लेटर मिला। अर्चना डालमिया जी के पास गए, उधर से भी लेटर मिला। हमने जो पहले CM साहब थे उनको दिया, फनवंडी साहब से पहले जो थे उनको भी हमने लेटर दिया। फिर अभी हमने जो अभी CM साहब है मुख्यमंत्री जी, उनको लेके मंत्रालय में जितने भी हैं साहब लोग हैं, ऑफिस है, कार्यालय, सबको हमने लेटर दिया। हमारी किसी ने कोई मदद नहीं करी। और जो नेता हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं या आम आदमी के, कोई भी पार्टी के नेता ने आज तक हमारी मदद नहीं करी, हमारी तरफ आके नहीं देखा। हमारे पास कोई मीडिया वालों को भी नहीं भेजा, कोई पत्रकारों को भी नहीं भेजा, ना हमारा ये पूछा। अभी आपकी अगर मांग यहाँ से भी अगर पूरी नहीं होती तो इसके बाद आप क्या आंदोलन करोगे? हम आत्महत्या करेंगे, हम नहीं बचेंगे नहीं। जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती तो ये आत्महत्या करने के वादे करते हैं। आखिर सरकार क्या चाहती है कि गरीबों को घर जो तुड़वाए गए वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आखिर मुंबई माया नगरी के आने वाले इन लोगों का क्या होता है, देखते हैं आगे चल के। कैमरामैन नावेद खान के साथ आबिद खान, टाइम न्यूज, नागपुर। सुधाजी महाराज 5 दिन का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम के लिए प्रसिद्धि होना चाहिए। पत्र प्रसिद्ध में सब लोग पेपर वाले आए, उन्होंने पूरे कल सब पर बातमी देंगे, उससे नागपुर की जनता यहाँ पूरी इकट्ठी होंगी। भारतीय जनता को हम समता का संदेश देना चाहते हैं, मानवता का संदेश देना चाहते हैं और हमारे गुरुदेव हमेशा जनता के सामने यही आह्वान करते, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई पंथ नहीं, अपन सब मानव धर्म का पालन करना है, मानवता में ही परमेश्वर। गुरु जी के ऊपर समस्या करना चाहते हैं कि सूरज हरदम साथ नहीं देता, तो सूरज हमें पूछता है। सांझ के सूरज ने पूछा मेरा काम करेगा कौन? एक छोटे से नन्हे से दिए ने कहा मैं और कौन, मैं और कौन। तो गुरुजी हमारे सूरज हैं और हम छोटे छोटे दिए हैं और दियों से दिए हम लाखों दिए करोड़ों दिए जलाना चाहेंगे। कोई भी समस्या जब हम लोग लेके बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी समस्या का निवारण गुरुजी अपने आप कर देते हैं। जब भी प्रवचन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ऐसा लगता है सिर्फ हमारे लिए बोल रहे हैं और हमारा समस्या का निवारण वहीं पे हो जाता है।
जाता है। कि मैं हमेशा उसके पहले भी उनका प्रवचन सुनती थी, तो पता नहीं क्या मैं उनकी तरफ खींची चली जाती थी। फिर ऐसा मौका आया जब 2000 में आए तो अनायास ही मुझे ऐसा मौका मिला कि मुझे दीक्षा लेने का मौका मिल गया। जैसे उन्होंने मेरे जीवन में एक रोशनी भर दी, एक नया उजाला भर दिया। तो आज हम जब सब मिलके आज इतने लोग मिल रहे हैं, उनके कारण ही मिल रहे हैं, तो एक एक कड़ी जुड़ती जा रही है हम लोग की, तो एक नया उजाला फैल रहा है। तो ऐसे ही जब हम सब लोग मिलके कोई कार्य करेंगे, क्योंकि गुरुजी भी बोलते हैं कि कोई भी कार्य करना है तो सब मिलके करें तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। फैला रहे हैं। तो अगर हम सब पूरा धर्म पूरा सब जनता साथ में मिले और कोई भी कार्य करे तो आज इस दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। सरकार के ज़माने में जो भी लोगों की समस्याएं है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का कामगार ये हवाल दिन हो गया है। आप देखते हैं विदर्भ के अंदर किसानों की आत्महत्या बड़ी पैमाने पे होती जा रही है। इधर कामगारों को बेकार करने में ही सरकार लगी हुई है। इसीलिए ये आंदोलन हमें करना जरूर है। ये कितने सालों से आपका आंदोलन चल रहा है? ये तो हमारा गए 50 साल से आंदोलन सतत चलते आ रहा है। इससे भी ज्यादा आंदोलन करने की हम कुव्वत रखते हैं। ये महिलाएं आई है इसलिए कि उनके भी लड़के बच्चे स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते। यदि आप यहाँ पोस्टर पे देखिए तो पोस्टर आपको समझ में आएगा। ये हमारी पूरी तरह सत्य बात है। ऐसे भी टाइम में एक बार ऐसा हुआ कि जो लाइन पार करे तो वो हमारा बोध कर जो लड़का है उसके दोनों पैर कट गए। इतनी गंभीर समस्या। और हमारा कहना है कि जल्दी से जल्दी पुल होना, क्योंकि 10 साल पहले वहाँ दादरे का पुल था और वो दादरे का पुल था तब बहुत से लोग वहाँ से जाते थे, लेकिन वो भी शासन ने वो भी पुल तोड़ दिया है। तो इसलिए हमारे इतनी गंभीर समस्या है कि अभी तो हमारे भाई ने बताया कि प्रेत नहीं जा सकते, ना बच्चे जा सकते। और हमारे स्टूडेंट जो भी है वो भी एक घंटे कॉलेज में स्कूल में लेट आते। और मैडम का भी फोन आता है, सिंधु महाविद्यालय हमारी जो है यहाँ के जो बच्चे जाते हैं, क्यों भाई हमेशा देर से जाते हैं। तो हम तो बताते कि हमारे जो रेलगाड़ी 1 घंटा खड़ी रहती है, ये बहुत बड़ी समस्या है, सामाजिक समस्या और ये ज्वलंत समस्या है। जल्दी से जल्दी सवाल होना चाहिए और पुल बनना से। ये आंदोलन इसलिए है कि हमारी बस्ती में आने जाने के लिए असुविधा होती है और घंटों से मालगाड़ी 3 लाइन के रेलवे पुल पर खड़ी रहती है। तो यहाँ से हमको भानखेड़े से या उत्तर नागपुर में जाने के लिए हमको बहुत असुविधा होती है। उसके लिए आंदोलन है कि वहाँ पे हमको एक पर्यायी रास्ता रेलवे ओवर ब्रिज बनना चाहिए। इसके लिए एटीएस को, मालानी पुलिस को, सबको धन्यवाद। मैं सैल्यूट मारता हूँ उनके लिए। जैसे उन्होंने आपके बेटे को ढूंढ निकाला, आप मीडिया के लिए भी सैल्यूट करता हूँ। बस धन्यवाद। मेरा नाम रेहान है। मेरा दोस्त है, वो नहीं बोल। बाजिद आपको कौन लगता है? मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है मेरा। बाजिद घर लौटा है, आप लोग खुशी है? वो घर से थोड़ा परेशान हो गया था। हवाला की रकम लूटी थी 19 तारीख को और ये रकम 1 करोड़ रुपए की थी। इस घटना को लेकर वाशी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 395 के तहत ये मामला दर्ज था। अभी इस केस को सुलझाने में हम कामयाब हुए हैं। इनमें जो भी
आरोपी है। कुल 9 आरोपी इसमें हैं, उनमें से 5 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं और उनके पास से लगभग 38 लाख रुपए की रकम हमने अभी तक बरामद की है। जितने भी आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं उनमें दो जो लोग हैं वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स, और एक जो है वो पुलिस नायक है, और तीनों भी जो पुलिस ऑफिसर्स और कर्मचारी है वो ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। सर, इन आरोपियों को टिप इतनी बड़ी रकम की कैसे मिल गई, कैसे पहुंच गए उन तक? जैसा कि बताया जा रहा है कि ये टोल नाके के करीबी बस को रोककर उतारा गया उनको। कर्नाटक से जो सोना बॉम्बे की जवेरी बाजार में आता है, उसके बाद सोना बेचने के बाद जो रकम इनको मिलती थी वो ये कंप्लेनेंट लेके वापस कर्नाटक जाता था, और इसके कारोबार की जो पूरी जानकारी है वो उसका जो फैमिली फ्रेंड है अल्ताफ नामक, उसको थी। अल्ताफ ने बाद में अफसर को पूरी स्टोरी बताई। अफसर जो भी कर्नाटक में एक जगह पे क्रिकेट कोच बोल के काम करता है, ये अफसर को मालूम होने के बाद अफसर ने फिर बॉम्बे में कांटेक्ट किया और इधर उदय नाम का एक जो आरोपी इसमें अभी सामने आया है उसको ये बात बताई, और उदय ने स्थानीय जो पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस कर्मियों के साथ उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे उसका इस्तेमाल करके उनको ये बात बताई कि ये हवाला की रकम है। ये लूटने के बाद इसके पहले भी ये रकम कई लोग लूट चुके हैं, और इसकी कंप्लेंट्स अक्सर कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन को दर्ज नहीं करते हैं, और इसकी भी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं होगी। ऐसा पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस कर्मियों को बताने के बाद सभी ने ये घटना को अंजाम देने की ठान ली। आप सबको मालूम है 15 दिसंबर को मालूनी से 3 लड़के लोग मिसिंग हो गए थे, और उनके बारे में वहाँ पे आपके न्यूज़ मीडिया में भी काफ़ी कुछ आया था, प्रिंट मीडिया में भी काफ़ी कुछ आया था। ये जब न्यूज़ आ गई और इसके ये तीनों को ढूंढने के लिए पुलिस की काफ़ी जो अलग अलग ब्रांचेस है वो इनको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो पूना एटीएस को जो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, हमारे एडिशनल डीजी और श्री फंसलकर साहब और श्री आईजी श्री कौशिक साहब, इनको इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमने ये अब्दुल वाजिद को पूना में चेन्नई से मुंबई जाते टाइम हमने यहाँ पे बस में इंटरसेप्ट किया है। इंटरसेप्ट करने के बाद में इसको हम लोग मुंबई लेके गए थे। इसके पास में प्राइमरी इंक्वायरी करने के बाद में इसको हमने मालोनी पुलिस स्टेशन के द्वारा उसके माँ बाप के हैंड ओवर कर लिया है। अभी तक जो हमारी प्राइमरी इंक्वायरी में ऐसा पता चला है कि इसके अभी तक डायरेक्ट ऐसे कुछ भी संपर्क नहीं हुआ था। दूसरी बात है, इसलिए इसको हमने आज अभी तक कुछ भी गिरफ्तार किया नहीं। जैसा आपने अभी पूछा कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसको सिर्फ हमने इंटरसेप्ट किया था, ताबे में ले लिया था। ताबे में लेके इंक्वायरी के बाद में इसको माँ बाप के हैंडओवर पुलिस स्टेशन के द्वारा कर लिया है। उसके लिए अभी हम लोग आगे की इंक्वायरी कर रहे हैं। इसलिए अभी ये भी नहीं बोल सकते कि ये पूरा इनका प्लानिंग क्या था। जब तक हम लोग को 2 को ढूंढ नहीं लेते, 2 वापिस नहीं आते, जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि इनका असल में एक्चुअल प्लान क्या था।
यहाँ मुंबई से जाने के बाद में ये कर्नाटक गए थे, कर्नाटक से हैदराबाद गए थे, हैदराबाद से वापस वो चेन्नई पहुँच गए थे और चेन्नई से जब वो 2 लड़के लोग जो है अभी तक मिसिंग, वो चेन्नई से मिसिंग हो गए वापस। और ये लड़का है उनके साथ में था, वो वहाँ से मुंबई जाने के टाइम में हमने यहाँ पे उसको पुणे में इंटरसेप्ट किया। अभी तक अयाज को, जब अयाज मिसिंग होने के पहला अयाज इनके एरिया में रहने वाला है और अयाज इनको डे टू डे मिलने वाला भी था, वहाँ पे मिलते भी थे इन लोग। उसके बाद में जब वो मिसिंग हो गए हैं, उसके बाद में अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में, हमारे इंक्वायरी में ऐसा पता नहीं चला है कि इनका और अयाज का कुछ कॉन्टैक्ट था। अब्दुल वाजिद के घर वाले ने जो कंप्लेंट लिखवाई थी, वो कंप्लेंट में ऐसा लिखवाया गया था कि इसका जब मोबाइल या कुछ ये ऑपरेट करता था तो उसमें ISIS के बारे में उनके कुछ क्लिप्स उनको घर वालों को उसके मोबाइल में दिखाई दी, इसलिए अयाज को ढूंढने में काफ़ी हम लोग हमारी यूनिट की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे पास में इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन आते हैं उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अयाज कट्टरपंथी था, ये हम लोग इसलिए बोल सकते हैं कि जो हमको वाजिद ने जो बताया है उसमें ये बताया गया था कि ISIS के बारे में या वहाँ पे क्या गलत चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, कौन जुलूम कर रहा है, इसके बारे में अयाज अब्दुल वाजिद को काफ़ी टाइम में बहुत जब भी मिलता था कुछ ना कुछ उसको बताता था, इसलिए हम लोग अयाज को कट्टरपंथी मानते हैं। सबके पास की तो बात मालूम नहीं, लेकिन अब्दुल वाजिद के पास में पासपोर्ट नहीं है। एप्लीकेशन किया नहीं उसने पासपोर्ट के लिए, वो जो पेपर्स लगते थे उसको पेपर्स को जमा करने की कोशिश कर रहा था। 15 तारीख को जाते टाइम ये आज जो वाजिद है इसके पास में खुद के पास में 18,000 रुपये अभी बचे हुए, उसके पास में 10,100 रुपये बचे हुए। उसने तो बताया नहीं, वो तो लॉज में तीनों ही रहते थे, उसने कोई किसी को मिले या किसी को उन्होंने जाके वहाँ पे कुछ उनके घर में रहे, ऐसा अभी तक इंक्वायरी में पता नहीं। वो तो अभी तक नहीं इंक्वायरी चल रही उसमें चल रही कि मालवनी से वो ISIS ज्वाइन करने के लिए भाग गए। कोई ATS में अभी तक को मैं गई ही नहीं हूँ, अभी जाऊँगी तो जब बताऊँगी ना आप लोग को। तो चैनल वालों से ही मालूम पड़ा कि वो सब पूछताछ करेंगे और छोड़ देंगे और कुछ नहीं। जैसे उसको छोड़े, क्या मालूम उसका क्या नाम है मुझे वो पता नहीं। हाँ, उसको जैसे छोड़े इनको भी ऐसे छोड़ेंगे। और मेरी फैमिली रहती है हैदराबाद में भी है मेरी फैमिली, यानी मेरे अम्मी के रिश्तेदार है। और हम लोग चितापुर गुलबर्गे साइड के गुलबर्गे में हम लोग रहते हैं। हो सकता है मेरे आदमी ज़रूरी नहीं है वहीं जाए, हो सकता है उन्हीं के साथ निकले होंगे, मगर गए हैं उधर गांव में तो 2-4 दिन के बाद आए हैं। मेरा मोबाइल लेके गए थे तो बात नहीं हो पाई, यही तो बता रही हूँ ना, मोबाइल नहीं होने से बात भी नहीं हो पाई। अल्लाह पे जो भरोसा रखता है ना, वो कोई किसी का बाल बाका भी नहीं कर सकता। अल्लाह जो करेगा वही होएगा। नहीं, मेरी बच्ची बीमार पड़ी, उसको खाना नहीं खिलाऊंगी तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं कहाँ लेके जाऊँ। कल डॉक्टर ने भी बोला कि उसको खून ब्लड टेस्ट ये वो करना पड़ेगा, उसकी तबीयत नहीं सही हो गई, तो अभी कहाँ से कर पाएंगे।